आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है इस क्लास में। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में समास को देख रहे थे। समास की कल एक क्लास हो चुकी थी, है ना। उसके बाद आज बात करते हैं। तो कल समास में हम लोग समास के भेद, समास की उत्पत्ति, समास के विषय में कुछ तथ्य जो थे उसको देख के एक समास हम लोग अव्ययी भाव समास को पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं तत्पुरुष समास को। किसको पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की ये क्लास होगी, ठीक है। ये क्लास तो सभी के लिए है, इसलिए आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्याकरण सबका एक होता है, ठीक है। तो ये सभी के लिए क्लास है, चाहे वो सीटेट रहे, एसटेट रहे, बेट रहे, बीटेट रहे, या कोई भी टेट का एग्जाम हो, एसआई का हो, एसएससी का हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी साहित्य है और हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें प्रश्न समास तो रहेगा ही। तो समास की दूसरी क्लास है, तत्पुरुष समास को हम लोग देख रहे हैं। देखिए तत्पुरुष समास होता क्या है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। एक बात तो ये हो गई, समझाते हैं कैसे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, कुछ बातें इसके बारे में लिख लीजिए। इस समास में या इस समास का प्रथम पद, अरे प्रथम पद है, पद क्या बोल रहे हो? प्रथम पद शब्द का जब प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो वो पद बन जाता है। और कल प्रथम पर उत्तर पद नहीं बताए थे। तो इस समास का प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद क्या होगा? पद प्रधान होगा। जैसे ऊपर अगर समझाते हैं, समझ जाइए। अगर उदाहरण से समझें तो कैसे, मान लीजिए हम लिखे गंगा जल, व्याग्रह अगर करेंगे तो क्या होगा? गंगा का जल। तो जल किसका है? जल जो है वो गंगा का है। तो इसमें प्रमुख कौन है? जल प्रमुख है, गंगा प्रमुख नहीं है। जल धारा अगर ऐसे समझें, जल धारा, तो इसमें किसकी धारा है? ठीक है, तो जल की धारा है, जल की धारा। तो इसमें प्रमुख कौन है? प्रमुख है धारा, जल प्रमुख नहीं है, इसमें धारा प्रमुख है। और समझाते हैं राजमाता, तो इसमें मोस्ट क्या है, यानी प्रमुख कौन है? तो माता प्रमुख है, क्योंकि ये राजा की माता है, राजा की माता। तो जिसका दूसरा पद प्रधान होता हो और पहला पद गौण होता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें कारक के 6 चिन्हों का प्रयोग होता है और इसी आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। इसमें कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। एक बात इसमें लिख सकते हैं इस समास में कि कारक के 6 चिन्हों, चिन्ह नहीं होता, चिह्न होता है, चिन्हों यानी विभक्ति जिसको आप लोग बोलते हैं। कारक के 6 चिन्हों विभक्तियों के प्रयोग के कारण, समास के 6 चिन्हों विभक्तियों के प्रयोग के कारण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? अगर कारक की बात करें तो कारक में किसका किसका प्रयोग होता है? अगर हम लोग थोड़ा सा कारक देख लें कि ये कारक है और ये इसका चिह्न है, कारक है और इसका चिह्न है। अगर देखें कारक में तो कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा
संप्रदान, पांचवा अपादान, अपादान, छठा संबंध, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, अधिकरण, और आठवां क्या था, आठवां होता है संबोधन, संबोधन। अब अगर सभी का चिन्ह देखें तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से किसको अलग होने के लिए यहाँ के से का प्रयोग होता है, से, संबंध काके की अधिकरण ने पर, और संबोधन हे अरे, हे अरे, अहो, अजी, ये सब चिन्ह होता है। ठीक है, तो कारक के 6 चिन्हों के प्रयोग के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं, जिसमें हम लोग कर्ता को और संबोधन को नहीं जोड़ते हैं। कारक, कर्ता और संबोधन का प्रयोग इसमें नहीं होता है, कर्म के से लेके अधिकरण तक होता है। तो अगर इसको देखें तो कर्म कारक का चिन्ह प्रयोग होने के कारण इसका नाम पड़ गया कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म का चिन्ह का प्रयोग होगा। अगर करण का चिन्ह देखें तो इसका नाम पड़ जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। संप्रदान का देखें तो इसका नाम पड़ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान का देखें तो हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। संबंध का देखें तो संबंध तत्पुरुष समास, मतलब जिसका चिन्ह जिसका प्रयोग हो रहा है उसके नाम पर। और एक होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसके आधार पर कारक के कितने भेद, कारक के चिन्हों के प्रयोग के कारण समासी कितने भेद हो गए, तो इसके आधार पर इसके 6 भेद हो गए, कर्म से लेके अधिकरण तक। अब देखिए कारक जिसे कर्म तत्व ऐसे समझते हैं, लिख लिए ना तब तक, चलिए आगे पढ़िए। पहला क्या है, पहला है कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास। देखिए इसमें क्या होगा, जब हम समस्त पद या समासिक पद में रहेंगे तो इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अब विग्रह करने पर उसी कारक चिन्ह का प्रयोग आ जाएगा। जैसे इस कर्म कारक का चिन्ह क्या है, अगर कर्म कारक का चिन्ह देखें तो कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या था, कर्म को, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। लोप मतलब गायब रहता है, ये इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लोप रहता है, अर्थात ये गायब रहता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कर्म, यहाँ कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कर्म तत्पुरुष समास। जैसे अगर समझते हैं, जैसे उदाहरण से समझिए, नंबर 1 अगर हम लिखें यश प्राप्त, क्या लिखें, यश प्राप्त, तो ये क्या हो गया, इससे समस्त पद हो गया, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अब देखिए यहाँ पे को चिन्ह आ गया, विग्रह करने पर कौन सा चिन्ह आया, को किसका चिन्ह था, तो कर्म तत्पुरुष का चिन्ह था। लेकिन यही समस्त पद जब है तो इसमें गायब है। बोला ना कि को कर्म कारक को का लोप, तो लोप कहाँ, समस्त पद में लोप होता है और विग्रह में करने पर आ जाता है। इसी कारण से ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण बन गया। और उदाहरण देखिए नंबर 2 लाभप्रद, लाभप्रद, विग्रह क्या हो जाएगा, लाभ को प्रदान करने वाला, लाभ को प्रदान करने वाला क्या कहलाएगा, लाभ, लाभप्रद। और लिख लीजिए देशगत, देशगत, देशगत का विग्रह क्या हो जाता है, देश को गत, देश को गत, सबका विग्रह करने पर चिन्ह आ रहा है ना। और उदाहरण लिखिए देशगत के बाद जी भर, जी भर अर्थात विग्रह क्या हो जाएगा, जी को
जी को भरने वाला, जी को भरने वाला क्या कहलाएगा? जी भर कहलाएगा। और भी उदाहरण इसका देख लीजिए, इसका लिखिए पहले। नंबर 5, शरणागत। विग्रह क्या हो जाएगा? शरण को आगत, आगत मतलब आया हुआ, शरण को आगत, आगत शब्द का मतलब क्या होता है? आया हुआ। और भी उदाहरण लिख लीजिए। जितेंद्रिय पूछा जाता है, ये थोड़ा जो टफ है वो पूछा जाएगा। अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय कहलाएगा। और भी उदाहरण देख लीजिए। 6 हो गया। और उदाहरण लिख लीजिए, कुछ उदाहरण और। प्राप्तोदक, प्राप्तोदक अर्थात उदक को प्राप्त, उदक को प्राप्त क्या कहलाएगा? प्राप्तोदक कहलाएगा। नंबर 8 में लिख लीजिए वय प्राप्त, वय प्राप्त, वय मतलब उम्र होता है, अर्थात वय अर्थात उम्र को प्राप्त। सबका विग्रह करने पर कर्म कारक का चिन्ह आ रहा है, इसीलिए क्या कहलाता है? कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। और उदाहरण देखिए। नरभक्षी, नरभक्षी किसको बोलते हैं? जो नर अर्थात मनुष्य को खाता है। तो लिख सकते हैं विग्रह क्या हो जाएगा? नरों को भक्षित करने वाला, भक्षित मतलब खाना, नरों को भक्षित करने वाला। और लिख लीजिए पक्षधर, पक्षधर क्या हो जाएगा विग्रह इसका? पक्ष को धारण करने वाला, पक्ष को धारण करने वाला क्या कहलाता है? पक्षधर कहलाता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। तो पहला तत्पुरुष समास का पहला क्या था? कर्म तत्पुरुष समास, उसको देख लिए। अगले आगे बढ़ते हैं ना, लिखिए पहले। हो गया। दूसरा समास कौन सा था तत्पुरुष में? दूसरा भेद इसका, दूसरा भेद था होगा करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। इसमें कर्म कारक के चिन्ह का लोप होगा। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्म कारक, सॉरी करण, करण कारक का चिन्ह क्या होता है? करण कारक का चिन्ह क्या है? शे द्वारा का लोप, दोनों का क्या होगा? लोप होगा। उदाहरण से समझते हैं। परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो क्या बन जाएगा? जिसमें करक कारण की चिन्ह से और द्वारा का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। परिभाषा नहीं, परिभाषा से समझिए पहले इसको, बात को। जैसे हम लोग लिखते हैं हस्तलिखित, हस्तलिखित, विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? विग्रह करने पर बन जाता है हस्त से। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, हस्त मतलब हाथ होता है, लेकिन विग्रह करते समय पर्यायवाची का प्रयोग ना करें, वो सटीक नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से वो सटीक नहीं है। अगर हस्त है तो इसका पर्यायवाची का प्रयोग हाथ कर नहीं लगाए। विग्रह हो सकता है, ऐसा नहीं, हाथ से लिखित भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ हस्त का प्रयोग किया तो विग्रह भी इसी रूप में करें। तो हस्त से लिखित क्या कहलाता है? हस्तलिखित। तो इसका चिन्ह जो था शे, इसका समस्त पद में लोप था, लेकिन विग्रह करने पर सामने आ गया है। शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल का अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? शोक से आकुल, आकुल का मतलब होता है परेशान, शोक से आकुल।
और देख लीजिए शोकाकुल के बाद गुरुदत्व। गुरुदत्व अर्थात गुरु द्वारा दत्त। गुरु द्वारा दत्त मतलब दिया हुआ। और उदाहरण लिखिए तुलसीकृत। तुलसीकृत रामायण है ना, रामचरितमानस, तो वहां तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत क्या कहलाएगा? तुलसीकृत कहलाएगा। हो गया। तो विग्रह करने पर चिन्ह सामने आ रहा है, सो उसमें गोयब है। और उदाहरण लिखिए, लिख लिया यहां तक? 4 हो गया। 5वां उदाहरण और लिखिए। पांचवा उदाहरण मुंह मांगा। मुंह मांगा तो कहां से मांगा? तो मुंह से, तो मुंह से मांगा। और भी लिख लीजिए। नंबर 6 रेल यात्रा। तो क्या हो जाएगा? रेल की यात्रा? नहीं, रेल की यात्रा नहीं होती है, रेल से यात्रा होती है। रेल बोलते हैं पटरी को, जिस पर ट्रेनें चलती हैं उस पथ को रेल बोला जाता है। रेल द्वारा यात्रा क्या हो जाएगा विग्रह? रेल द्वारा यात्रा। और उदाहरण लिखिए इसका। रोगाकुल हो सकता है, रोगाकुल अर्थात रोग से आकुल या रोग द्वारा आकुल, रोग से आकुल। उदाहरण ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास कीजिए। वाग युद्ध। वाग युद्ध, वाग मतलब वाणी होता है, वाग मतलब वाणी, आवाज। तो विग्रह क्या हो जाएगा? वाक। वाक भी बोलते हैं वाणी को, वाक से युद्ध, वाक से युद्ध। और लिख सकते हैं वचनबद्ध, पूछा गया है ये। वचनबद्ध अर्थात वचन वचन से बद्ध, वचन से बद्ध। एक और उदाहरण लिख लीजिए इसका, 10 पूर जाएगा। मद मत, ये भी अच्छा उदाहरण है मद मत का। मद से, मद मतलब अहंकार होता है, मद मतलब नशा होता है। मद से मत मतलब माता हुआ, मतलब अंधकार में इतना मस्त है कि उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं है। तो ये इसका दूसरा हो गया करण तत्पुरुष समास। करण का चिन्ह क्या था? से और द्वारा, दोनों का प्रयोग देख लिए कि जब ये समस्त पद में होता है तो क्या था? लोप था, और विग्रह करने पर सामने आ गया। इसके पश्चात हम लोग इसके अगले भेद, कौन सा भेद था? संप्रदान तत्पुरुष समास की ओर चलते हैं। नंबर 3 में लिख लीजिए संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो इसका संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान का चिन्ह क्या था? संप्रदान कारक का के लिए था, के लिए का क्या होगा? के लिए का लोप होगा। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे अगर उदाहरण से समझें तो जैसे हम लोग लिए देशभक्ति, एक उदाहरण देखिए, देशभक्ति, तब विग्रह करने पर क्या आएगा? देश के लिए भक्ति आ जाएगा, देश के लिए भक्ति क्या कहलाएगा? देशभक्ति कहलाएगा। देश के लिए भक्ति आ गया चिन्ह विग्रह करने पर सामने, तो इसमें गौण था, देश के लिए भक्ति। और उदाहरण लिखिए युद्ध भूमि। युद्ध भूमि तो क्या हो जाएगा विग्रह? युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि कहलाएगी। तीसरा उदाहरण लिखिए बलि पशु। बलि पशु
थोड़ा यहाँ याद रखिएगा, अगर बलि पशु है, ठीक है, तो बलि के लिए पशु हो जाएगा। अगर शब्द बदल जाए कि पशु बलि, ठीक है, तब पशु की बलि हो जाएगा। यानी कि अगर बलि पशु है तो क्या हो जाएगा, बलि के लिए पशु। तो ये कौन सा कारक समास कहलाया, ये संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाया। अगर इसी शब्द को हम लोग लिखें पशु बलि, थोड़ा सा पलट दें, पशु बलि, तो क्या हो जाएगा, पशु की बलि, पशु की बलि हो जाएगा, पशु की बलि। अब देखिए यहाँ पर आ गया की, तो ये अगर की चिन्ह आया तो क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। थोड़ा इसका ध्यान भी रखना है कि अगर बलि पशु है तो बलु के लिए पशु, संप्रदान तत्पुरुष समास, और पशु बलि है तो पशु की बलि, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, थोड़ा इन सब बातों का ध्यान रखना है। आप लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, महारत हासिल है आप लोग को, तो दिक्कत क्या है ना। तो बलि पशु, आगे चलिए, पाठशाला, अरे पाठशाला क्या हो जाएगा, पाठ के लिए शाला, शाला का मतलब स्थान होता है, पाठ के लिए शाला, ये रिश्ता वाला शाला नहीं है। हाँ, मात्रा पर ध्यान देना है। हवन सामग्री, कौन सामग्री, हवन सामग्री, हवन सामग्री, विग्रह क्या हो जाएगा, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। और उदाहरण देख लीजिए, इतना लिखिए पहले, हवन के लिए सामग्री। चलिए और उदाहरण थोड़ा सा देख लीजिए, 10 उदाहरण कम से कम जरूरी है समझने के लिए भी और जानने के लिए भी, कम से कम 10 उदाहरण आवश्यक है आप लोगों के लिए। छात्रावास, विग्रह क्या होगा छात्रावास के, छात्रा के लिए आवास ना, छात्रों के लिए आवास होता है, छात्रों के लिए आवास। आवेदन पत्र, कौन सा पत्र, तो आवेदन पत्र, आवेदन पत्र क्या विग्रह होगा, आवेदन के लिए पत्र। और लिख लीजिए, सत्याग्रह, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, क्या हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह कहलाएगा, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। और देखिए 9 10 हो गया। न्यायालय क्या बनेगा, न्याय के लिए, न्याय के लिए आलय, न्यायालय कहलाएगा। और लिख लीजिए एक ठो, कम से कम एक ठो और, रसोई घर, रसोई घर क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। तो ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हम लोग देख लिए थे, संप्रदान तत्पुरुष समास के। तो आज व्याकरण की क्लास इतनी ही होगी, इसके बाद हम लोग अब कल देखेंगे, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सुबह से क्लास ही ले रहे थे आज, तो आज इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है। आगे फिर हम लोग मिलते हैं, जिनको एडमिशन लेना है वो एडमिशन फ़ोन करके ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन चालू है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।